तो ये NCERT सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है आज से, ठीक है। तो क्लास 11th न्यू एडिशन जो है वो NCERT है, चैप्टर 1, ठीक। वही हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, पहले समझ रहे हैं, उसके बाद एक माइंड मैप, मतलब हर चैप्टर का जो माइंड मैप होगा उसको बना दिया जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, the wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest या फिर oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs, leave us speechless. तो यही कहा जा रहा है कि चाहे हम माउंटेन्स देखें, डेजर्ट्स देखें, फॉरेस्ट देखें या लेक्स देखें, तो इन सब को देख करके हमारी बोलती बंद हो जाती है, स्पीचलेस हो जाते हैं। ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्स मतलब कि जब घोड़े वगैरह चलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर अटैकिंग शार्क, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में शार्क के बारे में, तो इवोक्स मतलब कि अ सेंस ऑफ कि कितना सुंदर है ये चीज़, ब्यूटी वो चीज़, अ डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे ये क्या है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। तो यही है कि इन सारी चीज़ों को देख के, किन चीज़ों को, चाहे वो कितने पॉपुलेशंस हैं या फिर कम्युनिटी को या फिर सेल को, इन सारी चीज़ों को देख के हम रिफ्लेक्ट करते हैं डीपली कि वास्तव में जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला क्या है, टेक्निकल वन, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज़। तो पहला ये कहता है कि मतलब लिविंग क्या है, ठीक, एज अपोज टू नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल वन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिलोसफी का है, वो ये है कि विच वन, एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़। तो जब पर्पज़ ऑफ लाइफ की बात आती है, तो आपने अगर जैसे फिलोसफी आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म होता है ना, तो मतलब कि जिसका हिंदी होता है अस्तित्ववाद। तो मतलब इसमें ये हो जाता है कि जैसे कोई इंसान है जो बोल रहा है कि यार लाइफ मीनिंगलेस है, तो वो होता है कि ये इंसान ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। तो वो अपने आप में पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है फिलोसफी। हालांकि जाने क्यों अलग अलग करके पढ़ाते हैं, एक ऐड कर देना चाहिए, मतलब अच्छा सब्जेक्ट है फिलोसफी। कभी आपको मौका मिले तो आप एक्सप्लोर, आजकल तो इन्फॉर्मेशन एज है, तो फुर्सत में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ने लिखा है, ठीक, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो काफ़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो, ठीक, फ्री टाइम में। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आ जाते हैं। तो यह है कि सेकंड इज़ फिलोसॉफिकल वन, ठीक, सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। तो इनका कहना है कि एज साइंटिस्ट्स, क्योंकि हम साइंस पढ़ने आए हैं यहाँ पे, सो वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो मतलब इनका कहना है कि फिलोसफी वाले काम को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड we shall not attempt answering the second question, so we will try to reflect on what is living। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ लिविंग पे फोकस करेंगे, पर्पस, मीनिंग, ये सारी चीज़ों हम फिलोसफी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आसपास अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो लिविंग है वो आपको दिखाई देंगी, ठीक, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर योर पेट, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब गमले वगैरह में आप देखोगे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक, और आसपास थोड़ा सा देखोगे जो अलग अलग ट्रीज़ देखने मिलते हैं, कुत्ते बिल्ली देख सकते हैं, इंसेक्ट्स देख सकते हैं, बर्ड्स मतलब अलग अलग तरीके के छत वगैरह पे आते हैं, आपने देखा होगा। सो देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड अस या अराउंड यू। तो मतलब वही कि वायरस बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ये जो जितनी भी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो सारी चीज़ें तो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती हैं। So if you were to increase the area that you make observations in the range variety of organisms that you see would increase. Obviously
If you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plants, animals, organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है. तो एक ही फैक्चुअल डेटा हमको यहाँ पे मिलता है कि अभी तक नोन और डिस्क्राइब्ड रेंज, मतलब कि टोटल जो नोन स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात हो रही है, 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है. ठीक, तो दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी or the number and types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified. मतलब कि हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में नए नए चीज़ें आइडेंटिफाई होती रहती हैं और उनको ऐड किया जाता रहता है. ठीक, तो एज स्टेटेड अर्लियर, देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सबको पता है कि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में हैं. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. जैसे जब भी कोई डॉग आपने देखा होगा तो उनका ये बोलना है कि मतलब लोकल नेम से जाने जाते हैं कि हाँ ये तो कैट है, ये तो डॉग है, ये सारी चीज़ें. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. तो कंट्री के अंदर ही अलग अलग एरिया में अलग अलग लोकल नेम से इसको बोला जाता है. ठीक, सो प्रॉबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन एंड दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. तो कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना. वही यहाँ पे बोल रहा है, हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज. तो एक स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है. द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम. सेम नेम रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, सो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर. तो डेफिनेशन हमें क्या मिलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेम नेम से बुलाया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह पे, पूरे संसार में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, उस प्रोसेस को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. तो वही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा. ये फर्स्ट स्टेप होता है. In order to facilitate the study, the number of scientists have established the procedures to assign a scientific name to each known organism, and this is acceptable to biologists all over the world. मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर इस्टेब्लिश किया एक प्रोसीजर कि साइंटिफिक नेम कैसे देंगे. जैसे आपको पता होगा कि पी को हम पायसम सटाइवम बोलते हैं. ठीक, और वैसे ही है जैसे पैरट को हम सिटाकुला बोलते हैं, और क्रो है तो उसको हम कार्वस बोलते हैं, और यहीं पे आपने देखा होगा मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं. वैसे ही जो भी नाम दिया जाता है फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया. ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड होता है कहाँ पे, ICBN में. ICBN का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. अब आप पूछ सकते हो कि एनिमल्स की नेमिंग कैसे करी जाती है, वो भी देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल टैक्सोनमिस्ट्स, तो जो करते हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनमिस्ट, हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN. इसका भी फॉर्म पूछ लिया जाता है. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर करता है दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. तो वही सेम चीज़ बोल रहा है कि कहीं भी रहें एक ही नाम रहेगा. ठीक, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म. तो एक नाम जो दिया जाएगा वो दूसरे नोन ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं दिया जाएगा. Now, biologists also universally accepted principles to provide scientific names to known organisms, और each name has two components. सभी नेम के पास जो है वो दो components होते हैं. क्या, जेनरिक नेम फर्स्ट वन और स्पेसिफिक एपिथेट. ये PYQ है, पूछा गया था. क्या, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. और ये जो सिस्टम है ना, प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाई का मतलब भी होता है टू. तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ये हमारे काम का है, ये कहीं ना कहीं पूछ सकता है ये चीज़. नाउ दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस. जैसे आपको पहले भी कहा है, अभी हमने 3 पेपर कंप्लीट किया है, 2021 और 2016 2013 का UPTGT का. तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि कैसे साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछ रहा था ना, किसने क्या दिया था वो चीज़ें. तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेमिंग सिस्टम दिया था कार्लस लिनियस ने. नाउ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड,
दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। सबको थोड़ा सा आसान लगा, इसलिए सोचे कि इसी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। देखते हैं। नाउ द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मंगीफेरा इंडिका। ध्यान रहे ये इटैलिक में है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप जब कॉपी में कभी नोट करो तो इटैलिक है, ठीक। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मंगीफेरा रिप्रेजेंट्स अ जीनस, तो मंगीफेरा क्या है? जीनस है। वाइल द इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पेशीज, ये पूरी की पूरी लाइन स्टेटमेंट में उठा के पूछ लिया जाता है। ये एक स्पेसिफिक एपिथेट है, तो आप देख सकते हो कि मंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, तो कुछ रूल्स हैं, जैसे 4 स्टेटमेंट है, तो कई बार जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो सीधा का सीधा रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब चेंज कर दिया जाता है, और उसमें से कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो उसमें से इसमें और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, और 4 स्टेटमेंट सीधा एनसीईआरटी की लाइन से उठा लिया जाता है। अभी तक ऐसे पेपर नहीं आया है, पर पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट टाइम ऐसे पेपर बनाए जाएँ, ठीक, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अभी टफ होने वाला है धीरे धीरे करके। तो आपने देखा होगा कि जब जीआईसी का पेपर अगर आपने सॉल्व किया पीवाईक्यू, तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सीधे डायरेक्ट लाइन से उठाए गए थे, ठीक। तो एनसीईआरटी हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, तो वही जो आपको बोला कि मंगीफेरा इंडिका वो इटैलिक्स में रहेगा ऐसे। एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो जब ऑप्शंस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रीक लिख देंगे, ग्रीक। तो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, बार बार रिपीटेडली नहीं पढ़ा है, समझा है, तो वहाँ पे आप ग्रीक जो है उसको सही कर दोगे, जबकि वो गलत होगा, लैटिन होता है। सो फर्स्ट वाला हमें समझ आ गया। सेकंड देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, वाइल द सेकंड वन डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अभी हम देख के आ रहे हैं मंगीफेरा इंडिका के बारे में। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो यही बोल रहा है कि जब बायोलॉजिकल नेम जो लिखा जाता है, जब हैंड रिटन होता है ना, तो क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है इनको, या फिर इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, ताकि ये इंडिकेट किया जाए कि भाई इनका जो ओरिजिन है वो लैटिन ओरिजिन है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो आपने देखा था कि एम कैपिटल था, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, और जो इंडिका है वो आई स्मॉल से स्टार्ट होगा, तो मंगीफेरा इंडिका ऐसे। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल्स ऑफ मंगीफेरा इंडिका। आप देख सकते हो, ध्यान रहे ये इटैलिक में होना चाहिए, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा। अब एक चीज़ समझ आया यहाँ पे कि ये जो 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो आफ्टर है, तो यहाँ पे कई बार लिखा रहेगा बिफोर द स्पेसिफिक एपिथेट, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पेसिफिक एपिथेट अभी अभी आपको बताया है कि सेकंड वाला होता है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म, जैसे कि मंगीफेरा इंडिका लिन, तो वही है, लीनियस के बारे में है, तो LINN डॉट। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज, अगेन यहाँ पे इटैलिक ही है, स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो ये मैंगो है, क्यूट सा, और ये मैंगो है ना, बहुत पढ़ाकू लग रहा है। देखते हैं, वेट। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबको पता है कि करीब करीब असंभव है कि हम सब कुछ पढ़ सकें, सो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो कुछ तो करना होगा ना, ताकि हम एक सिलेबस बना सकें और चीज़ों को थोड़ा पढ़ाई लायक बना सकें। दिस प्रोसेस इज़ क्लासिफिकेशन, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हम आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाएँ उस कैरेक्टर को, वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, We easily recognize groups such as plants, animals or dogs, cats, insects. हम आसानी से उन्हें रिकॉग्नाइज तो कर ले, पहचान लेते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेते हैं कौन सा ग्रुप है, यार ये तो डॉग है, यार ये तो कैट है, यार ये तो वो वाला इंसेक्ट है, ये तो स्पाइडर है, ये चीज़ें। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होगा ना, कि अगर स्पाइडर है तो वो क्यों है, कोई बोलेंगे कि ये ऑक्टोपस है, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर हम देखते हैं, तभी हम बोलते हैं कि अरे ये चीज़ है ना। आगे ये बोल रहा है कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। अभी आप एक डॉग के बारे में सोचो, तो ये बोल रहा है कि इमेज क्या मतलब आपको दिख रहा होता है। ऑब्वियसली
नाउ ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, तो अगर हम डॉग्स का नाम लेंगे तो हमें डॉग्स ही दिखाई देगा, नॉट कैट्स, कैट्स दिखाई नहीं देने वाला है। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियंस, अब आप कहोगे ये क्या भला है, तो अल्सेशियंस जो होते हैं वो होते हैं जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड मतलब कि भाई डॉग्स का ही एक ब्रीड होता है। तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, तो अगर किसी एग्ज़ाम में ये लिखा हो ना कि अल्सेशियन, तो 1 2 3 4 करके, तो देख लो एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर्स, क्योंकि मैमल्स की बात हो रही है तो बॉडी हेयर्स और एक्सटर्नल ईयर्स तो पक्का आएंगे ही। लाइकवाइज इन प्लांट्स, तो लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, तो अगर हम वीट के बारे में, गेहूं के बारे में बोलेंगे, तो जो पिक्चर हमारे माइंड में आने वाला है वो होगा वीट प्लांट का, वो राइस का नहीं होने वाला है या किसी और प्लांट का। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस प्लांट्स, ये सब एनिमल्स, ये सब क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज होते हैं। सो वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। नाउ साइंटिफिक टर्म अगर हम इन कैटेगरीज के बारे में बात करें वो क्या होगा, टैक्सा, टैक्सा। नाउ ये यू मस्ट रिकॉग्नाइज, हमें ये यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। जैसे हम plants also form a taxa, wheat is also a taxa. Now similarly animals, mammals, dogs, ये सब के सब taxa होते हैं, but you know that a dog is a mammal, mammals are animals, therefore animals, mammals, dogs represent taxa at different levels. तो mammal है और dog है, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग, मतलब एनिमल्स दिख रहा है, मैमल्स दिख रहा है, डॉग्स दिख रहा है, ये सब टैक्सा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अलग अलग इनका लेवल होता है। हेंस इसलिए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टैक्सा में। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल या डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल होता है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे होते हैं तो सेल हो या उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस हो या इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अभी हमने बात करी वीट के बारे में, तो जब कैट का नाम ले लेगा कैट दिखेगा, डॉग तो डॉग दिखेगा, और वीट और राइस, ठीक। तो हेंस द कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब के सब प्रोसेस क्या हैं, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, इनके बेसिक होते हैं, ठीक। नाउ द टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। तो ह्यूमन बींग, जैसे कि सबको पता है कि काफ़ी महान, अच्छे और स्वार्थी लोग होते हैं, तो वो अपने स्वार्थ के लिए वो क्यूरियस रहते हैं, जानने चाहते हैं कि अरे इधर उधर क्या चल रहा है, ये कौन सा एनिमल है, ये ऐसा क्यों है। और फिलॉसफी का तो ये कोर होता है कि क्वेश्चनिंग करना ना, साइंस का भी कोर है क्वेश्चनिंग करना। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बींग्स बहुत इंटरेस्टेड थे जानने में मोर एंड मोर अबाउट वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और अभी तो पता होगा कि साइंस कितना आगे जा चुका है। नाउ ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो वही चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वो ज़रूरत थी उनको कि उनको सोर्सेज मिले, रिसोर्सेज मिले, कहाँ से मिलेंगे उसके लिए सोचना पड़ेगा। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो जो सबसे पहले क्लासीफाई किया गया था वो ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में होता था हर चीज़, कि मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ का है तो उसके ऊपर स्टडी ज़्यादा करी गई। नाउ ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms, their diversities, but also relationship among them. तो उनके बीच में क्या relationship है उसको जाने समझे ये चीज़ें। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। तो इस स्टडी को बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। कब? जब ऑर्गेनिज्म क्या है, कितने अलग अलग काइंड्स के हैं और उनकी डाइवर्सिटीज़ क्या है, और क्या चीज़, उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का है, इस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स।
कभी अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप समझ लो कि ये क्या होता है ना। द वर्ड सिस्टमेटिक्स जो है वो डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड, अगेन लैटिन है, ग्रीक नहीं है। सिस्टमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनियस की बात करें तो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया था सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिस पब्लिकेशन। तो लिनियस ने जो पब्लिश किया था, तो पब्लिश करते वक्त उसका नाम था सिस्टमा नेचर। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. तो evolution वगैरह की मतलब कोई भी चीज़ है वो evolutionary point of view से उसको पढ़ाई कराई जाती है, तो ये systematic का ही पार्ट होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना, nomenclature करना, क्लासीफाई करना, ये सब इसी का काम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, और लास्ट में जो समरी दिया हुआ है लास्ट पेज पे, वहाँ से भी कई बार का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चैप्टर 1 है। सो थैंक यू। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो क्लासिफिकेशन जो है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स, अलग अलग मतलब हायरार्कियल मैटर में जो स्टेप्स होते हैं वो देखने मिलते हैं, जिसमें कि सभी स्टेप्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कभी रैंक या फिर कोई कैटेगरी। तो सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जितने भी कैटेगरीज होते हैं टुगेदर वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं एक रैंक, या फिर कॉमनली उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक, नेक्स्ट है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की जो है उनको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स, जैसे कि इनके पास 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, ये इसका एक स्पेशल फीचर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसेक्ट जो है वो उनको हम पहचान सकते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासीफाइड। तो इस तरीके से ना कि इट मीन्स दैट इंसेक्ट्स आर रिकोगनाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इंसेक्ट को हम इसी तरीके से रिकोगनाइज कर सकते हैं कि हाँ भैया 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं इनके पास, तो ये हो गया इंसेक्ट। तो क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस हो गया। तो 10 वर गिवन अ रैंक या फिर कोई कैटेगरी। सो कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बोल रहा है कि क्या आप कोई और ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच सकते हो। तो ये होगा कि हाँ, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो ग्रुप जो होते हैं ना वो कैटेगरी को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, आगे वही कैटेगरी जाके रैंक को डिनोट करता है, दिखाता है। सो ईच रैंक या कोई टैक्सॉन जो है वो इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ईच रैंक वो क्या, एक एग्जाम में PYQ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम पूरा ऐसे ही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ईच रैंक और टैक्सॉन, each rank or taxon represent a unit of classification. Now these taxonomic groups या categories एक distinct biological entities हैं, not merely morphological aggregate। तो ये सिर्फ morphological नहीं है बल्कि biological भी है। morphological का मतलब हो गया कि जो बाहरी appearances होते हैं वो। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है। Now all organisms including those in plants या फिर एनिमल किंगडम, उन सबके पास क्या होता है, स्पीशीज़ है एज दी लोवेस्ट कैटेगरीज। तो आपने अगर ये देखा हो PYQ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि पिक ऑफ जस, तो स्पीशीज़ लोवेस्ट रहता है और किंगडम हाईएस्ट रहता है। अभी आगे चार्ट है, देख लेंगे। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, आप पूछ सकते हो कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। तो बोल रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें प्लेस करने से पहले उसके कैरेक्टर्स को देखना होगा, उसके बाद ही जान सकते हैं। नाउ दिस हेल्प्स, इससे हमें मदद मिलती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जान सकते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब समानता क्या है, असमानता क्या है उनके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर। तो कौन से सेम जैसे हैं और कौन से अलग हैं।
आगे स्पीशीज़ की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो है कंसीडर करती हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। तो इस स्टडी में क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स को लिया जाता है लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, तब उनको हम एज अ स्पीशीज़ कंसीडर कर सकते हैं। नाउ वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम दी अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो उनके बाहरी अपीयरेंसेस को देख के हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो ये है मैंगो का एग्जाम्पल। सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो है, पैंथेरा लियो लायन है। नाउ ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम और लियो, ये तीनों जो नाम दिया गया है ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट्स, जबकि जो फर्स्ट वर्ड्स हैं मैंगीफेरा, सोलानम और पैंथेरा, ध्यान रहे ये जो तीनों नेम है साइंटिफिक नेम्स ये इटैलिक में होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप इटैलिक समझ लेना। नाउ सही नहीं प्रिंट किया है, सॉरी प्रिंट नहीं होता टाइपिंग। नाउ जेनेरा रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कोई कैटेगरीज। तो आप समझ गए कि ये जो तीनों हैं ये स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है मैंगीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये सब जेनेरा होते हैं जो कि दूसरे हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या फिर कोई कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाउ ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बट इनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो पैंथेरा है उसके पास दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको हम टाइग्रिस बोलते हैं। सोलानम जो है उसमें स्पीशीज़ होती है जैसे कि नाइग्राम होता है एंड मेलॉन्जेना होता है। तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज़ सेपियंस, जिसको हम ग्रुप करते हैं जीनस होमो के अंदर। साइंटिफिक नेम की बात करें ह्यूमन बींग के लिए तो वो लिखा जाता है होमो सेपियंस। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ये इटैलिक में लिखना होगा, होमो सेपियंस। जीनस देखते हैं, जीनस में ये है कि जैसे जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस में रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे जिनके जो मतलब विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर्स। मतलब इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इनके कैरेक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ अगर हम इनको कंपेयर करके देखते हैं उसके बाद। नाउ वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जेनेरा होता है वो मतलब कि ग्रुप होता है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पोटैटो है और ब्रिंजल है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन इनका जो जीनस है वो सोलानम है। लायन की बात करें पैंथेरा लियो लेपर्ड है, पैंथेरा पार्डस टाइगर है, पैंथेरा टाइग्रिस। तो कुछ कॉमन फीचर्स इनके बीच में देखने मिलते हैं। नाउ ऑल द स्पीशीज़ ऑफ द जीनस पैंथेरा। तो हम देख सकते हैं कि जो जीनस होता है कि दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। तो कैट की फैमिली में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको पता होगा टाइगर वगैरह कैट की फैमिली में आते हैं, लेकिन यहाँ पे वही बोल रहा है कि कैट से हम इसको अलग कर सकते हैं। फैमिली देखते हैं, बोलते हैं ना बिग कैट स्मॉल कैट, वैसे। तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें फैमिली है। फैमिली क्या है कि इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस या कोई स्पीशीज़। तो बोल रहा है कि जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है तब भी इनके पास सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती हैं जीनस और स्पीशीज़ की कंपेयर में। फैमिली की सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती हैं। जो फैमिलीज़ होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़। अमंग प्लांट्स एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिफरेंट जेनरा है सोलानम और सोलानम, पेटूनिया और धतूरा। तो इनको हम प्लेस करते हैं फैमिली सोलेनेसी में। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस लेते हैं जैसे कि पैंथेरा है कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड, तो इनको हम रखते हैं जीनस फेलिस में। और फेलिस कैट में आते हैं फेलिडीज का वो होता है मतलब फैमिली है। तो पैंथेरा इसमें आता है लायन टाइगर लेपर्ड, इनको हम जीनस में रखते हैं, ठीक। फेलिस में आता है फैमिली फेलिडी। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें कि कैट और डॉग के फीचर्स के बारे में तो यू विल फाइंड दैट सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, जैसे कि फैमिलीज़ के तल पे देखें जैसे फेलिडी जो है और कैनेडी, ठीक। तो कैट की फैमिली क्या है,
ये फेलिडी, तो ये हो गया कैट और ये डॉग। ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में है कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ये तीनों जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। जनरली ऑर्डर और दूसरे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे कि किंगडम है और ऊपर से चल रहे हैं हम, तो ऐसे आएगा। तो ये सब क्या होता है कि इनके मतलब इनको जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर है कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो सिमिलरिटीज ज़्यादा दिखाता है। नाउ द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। तो सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम देखने मिलते हैं। प्लांट जो है, प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्वेसी, सोलेनेसी इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये फैक्ट है, पूछ सकता है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होता है उसके बेस पे रहता है। और जो एनिमल ऑर्डर है, जैसे कि कार्निवोरा है, इसमें आ जाते हैं फैमिलीज जैसे कि फेलिडी कैट वाला और ये डॉग वाला कैनिडी। क्लास देख लेते हैं। तो क्लास में क्या होता है कि ये कैटेगरी इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि प्राइमेटा है, इसमें क्या आता है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन्स है, ये सब क्लास मैमिलिया में देखने मिलते हैं। Along with the order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog, class Mammalia के अंदर दूसरे ऑर्डर्स भी होते हैं। फाइलम की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको बोलते हैं फाइलम। तो जैसे कि ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, इंक्लूड करता है फाइलम के अंदर कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। हम सब तो बीएससी वाले हैं तो हम लोग को डेप्थ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आंसर राइटिंग भी आप करके आए होगी, ठीक, सब पता होगा। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी जिसको बोलते हैं डिवीजन। किंगडम देख लेते हैं। किंगडम में आता है कि ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरीज को बोलते हैं किंगडम। किंगडम बोलते हैं उसको। नाउ एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स में एनिमेलिया आ जाता है। नाउ किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो है किंगडम में डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे। तो वही बोल रहा है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है और इसमें अलग अलग प्लांट्स जो है अलग अलग डिविजन से भी देखने मिल जाते हैं। हैंसफोर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। तो इनको हम एनिमल और प्लांट किंगडम बोल सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, अभी चार्ट आपको दिखा देंगे। स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट्स हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज। तो किसे ब्रॉडर कैटेगरीज है, लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट ने अलग अलग सब कैटेगरीज को भी डेवलप कर लिया है हायरार्की में, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, ताकि हम जितने भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करके अलग अलग टैक्सा में रख सकें। तो देख लेते हैं, यह है किंगडम, ये हाईएस्ट है और नीचे जाते जाएंगे तो ये होगा लोवेस्ट। तो किंगडम है, फिर फाइलम या डिवीजन है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, फिर जीनस है और स्पीशीज़ है। जीनस और स्पीशीज़, तो एक के पिकॉक्चस, तो आप किंग से पिकॉक होता है ना, पिकॉक, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि किंग पिकॉक्च एस। इससे क्या होगा कि याद रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो इंपॉर्टेंट है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक। और ये जो फाइलम है इसको हम डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड अगर लिविंग वर्ल्ड में कोई एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है, वो यही है। नाउ कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो क्या आप अरेंजमेंट के बेसिस को रिकॉल कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, तो वही बोल रहा है कि स्पीशीज़ से चलेंगे और किंगडम तक जाएंगे। अभी हमने देखा ना, ये स्पीशीज़ से चलेंगे, स्टेटमेंट बोल रहा है स्पीशीज़ से चलेंगे और यहाँ से चलते हुए किंगडम तक, यहाँ तक आएंगे। देखते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन। तो जब हम स्पीशीज से चलेंगे और किंगडम तक जाएंगे, लो टू हाई,
स्पीशीज से किंगडम तक। तो बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है यहाँ से यहाँ तक आने में वो घटते जाएंगे। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो जब ये पास पास रहेंगे तो कैरेक्टर्स कॉमन ज़्यादा रहेंगे, जब ये दूर दूर रहेंगे तो कम रहेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा। तो जितने दूर दूर रहेंगे उतना डिफिकल्ट होगा कि उनके बीच के रिलेशनशिप को अलग अलग टैक्सा से डिटरमाइन कर पाएँ। तो हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए धीरे धीरे वो और कॉम्प्लेक्स होते जाता है। तो ये टेबल है, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। देखते हैं ऑर्गेनिजम्स विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम, डिविजन्स है। तो मैन है, इसका आता है होमोसेपियंस, होमो जीनस है, होमिनिडी फैमिली है, प्राइमेटा ऑर्डर है, मैमेलिया, क्लास है कॉर्डेटा, ये है। हाउस फ्लाई, तो इसमें मस्का डोमेस्टिका है, मस्का है, मसीडी है, डेप्टेरा है, इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोड्स है। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, एनाकार्डेसी, सैपिंडेल्स, डाइकोटिलेडनी and angiosperm. Wheat, Triticum aestivum, Triticum, पोएसी, पोएल्स, मोनोकॉटिलिडन एंड एंजियोस्पर्मी। ध्यान रहे कई बार ये जैसे उठा लेंगे दो टेबल, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेंगे, या फिर जैसे ऐसे करते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, जैसे अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ से 20%, 15 to 20 के आसपास वेटेज रहता है एनसीईआरटी का, ठीक। तो हम यहाँ से जीआईसी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे टेबल देंगे तो कैसे देंगे, कॉमन नेम, जीनस और फैमिली बोलेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, या फिर सीधे मैच द फॉलोइंग करके दे सकते हैं, या फिर इसको उठाएंगे और इसको उठा लेंगे, दोनों को मैच करो, या फिर बायोलॉजिकल नेम और क्लास को मैच करो, या फिर ये और फैमिली मैच करो, ये या फिर ऑर्डर मैच करो, ये या फिर क्लास मैच करो। तो पूरा का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा और कहीं लिख के स्टिकी नोट बना के स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे, बार बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो इन डेप्थ सब पता ही होगा, तो इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग को तो इतना पढ़ना पड़ता है। पैरेट है तो यहाँ तो पैरेट है ही नहीं, सिटाकुला होता है ना, पैरेट का, क्रो का, कितनी सारी चीज़ें जिनको हमने बीएससी में देखा होगा, ठीक। तो वहाँ हमको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है हर एक स्पीशीज़ के बारे में, किंगडम के बारे में। तो बर्ड्स हो या कोई और चीज़ हो तब भी देख लेते हैं। जैसे कॉमन नेम से मैन की अगर हम बात करें तो इसका तो पूरा मैमल ही है, जिसमें हम प्लेसेंटल डेवलपमेंट और बाकी और सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। सेम चीज़ जैसे कि तो ये होमोसेपियंस है कि होमो है, होमिनिडी, प्राइमेटा है, और मैमेलिया है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हमें कितना डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, कॉर्डेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेटा के बारे में। आर्थ्रोपोड्स है तो इसमें तो काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ है कि एंजियोस्पर्म के बारे में, तो ये बिल्कुल बस ये कुछ नया है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये मैंगो का फैमिली क्या है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि हाँ कुछ नया है। बाकी सेम है, वो भी नया नहीं होगा अगर ठीक से पढ़ा होगा तो, पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख के बार बार मेमोराइज़ करो, याद हो जाएगा, ठीक। समरी है, कुछ इसमें खास नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कई बार एक दो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है तो वो छूट जाता है, इसलिए हम समरी को भी ले लेंगे। एनसीईआरटी है पूरा तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, सबको पता है कि बहुत रिचनेस है वैरायटी में। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स makes us seek the defining characteristics of living organisms। तो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि उनके defining characters क्या हैं। फिर in order to facilitate the study and of the kinds diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, classification of the organisms। तो स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे अलग अलग पैथरे अपनाए गए हैं। In order to facilitate the study of kinds and diversity of the organism, biologists have evolved, ठीक है, रूल्स बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनका नॉमेनक्लेचर कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ किसी भी ऑर्गेनिज्म को। नाउ द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज आस्पेक्ट रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। तो ये एक हमें डेफिनेशन के तरीके से कुछ मिलता है कि जब
किसी चीज़ के बारे में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उस स्टडी को टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होते हैं वो ऑफ द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल। वो स्टडी इसलिए करते हैं ताकि कुछ चीज़ों से उससे हमें बेनिफिट हो। तो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, किसी और इंडस्ट्री में उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल पाए। इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो बायो रिसोर्सेज के बारे में जब हम जानेंगे, स्टडी करेंगे, तो उससे हम कुछ हल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बोलते हैं ना कि वो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, तो बोलते हैं कि इसके लिए हमें ग्रीन सारी चीज़ों पे शिफ्ट करना चाहिए। तो ग्रीन इकॉनमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आजकल ग्रीन इकॉनमी बहुत कॉमन है। ग्रीन इकॉनमी तो ये रहता है कि भाई इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, उसी तरीके से सारे काम करने हैं। तो इसीलिए बायो रिसोर्सेज की पढ़ाई करी जाती है ताकि हम साइंटिफिकली कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप कर पाएँ जिससे कि इन्वायरमेंट भी बचा रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड। तो इंटरनेशनल कोड के अंदर ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं बेस्ड ऑन द resemblance and distinct differences. Each organism identified, assigned a correct scientific biological name. तो बायनोमियल सिस्टम से तो वही है, जैसे हमने देखा कि मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, तो ऐसे ही बायनोमियल, बाय मतलब दो, सिस्टम से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम रखते हैं उसका, और उसके बाद साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ प्लेस या पोजीशन इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देयर आर मेनी कैटेगरीज एंड रैंक्स आर जनरली रिफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर कोई टैक्सा। तो बहुत सारे कैटेगरीज, इनको हम टैक्सा बोल सकते हैं। सभी कैटेगरीज जो है वो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर याद होगा आपको, हमने भी ट्रिक बनाया था कि के पिक ऑफ जीएस। ठीक, तो किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक, और फाइलम में डिवीजन भी आता है। यही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो, और तो कुछ खास नहीं है, देख लेंगे। ठीक, तो हमारा ये लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर ख़त्म हो गया एनसीईआरटी का। सो ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा एनसीईआरटी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th, क्योंकि 15 to 20% के आसपास वेटेज है इसका। ठीक, एनसीईआरटी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप रीडिंग वगैरह करते रहो एनसीईआरटी की, और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, पीवाईक्यूज, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे जीआईसी में इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक, थैंक यू।